गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 बच्चों, हम लोग फिजिक्स के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग 5वां मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर नंबर ये है आपका सेट 5। बच्चों, इस मॉडल पेपर में आपको वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो रिपीटेड है, मतलब कि कई बार पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। बच्चों, आपके टेस्ट भी होने वाले हैं, आपके ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं, उसकी भी प्रिपरेशन आप कर लीजिए। ठीक है, जल्दी उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी आपको। तो इस मॉडल पेपर में देखिए बच्चों, जो साइंस में जो फिजिक्स का मॉडल पेपर बड़ा इजी होता है। अगर आप ऐसे 5-6 मॉडल पेपर यदि सॉल्व कर लीजिए तो आप बहुत ही आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लगभग एक ही जगह से सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए होंगे, दूसरे क्वेश्चन में भी 3 दिया होगा, उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन में 2 होगा और चौथा क्वेश्चन जिसमें 1 होगा लॉन्ग लाइन। इतने ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो खंड क में आपका फिजिक्स होगा। पहला उनका जो क्वेश्चन है आप देखिए, एक पहले का क। बच्चों, मॉडल पेपर सॉल्व करने से पहले आप अपने रफ कॉपी किताब सब अपने सामने रख लीजिए, ताकि जब आपको सवाल बताया जाए तो आप उसका आंसर अपने से निकाल सकें। मतलब मेरे बताने के पहले ही आप उसके जवाब दे पाए। उसके जवाब को आप अपने रफ में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ इसका जवाब, इसका आंसर होगा क्या। यानी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके पहले आप अपनी कॉपी पर इसका आंसर लिख जाइए, तब लगेगा ना कि हाँ आपने प्रिपरेशन की है और आप जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपको पहले से तैयार है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप उससे पहले इसको सॉल्व कर पाए। तो देखिए बच्चों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं। यानी कि एक ऐसा है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, बाकी जो 3 हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। तो मैं पहले चारों ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ठीक है, कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। निम्न में कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन ऐसा है जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं। तो मैं चारों ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा है गॉस। तीसरा है टेस्ला और चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बच्चों, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले में 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का कौन मात्रक उसमें नहीं है। बच्चों, ये जो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ना, ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। गॉस ये सीजीएस पद्धति में मात्रक है। टेस्ला एसआई पद्धति में मात्रक है और ये चौथा है यही मात्रक नहीं। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऐसी कोई भी भौतिक राशि जिसके 2 या 2 से अधिक मात्रक होते हैं, ऐसे ही भौतिक राशियों से इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं कि इसमें कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चुंबकीय
स्पीड के मात्रक होते हैं, चौथा नहीं होता है। अगला है कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो वैद्युत धारा किस युक्ति से उत्पन्न हो सकती है? बच्चों जो वैद्युत धारा है वो एक तो बैटरी से उत्पन्न होती है और दूसरी है जनित्र से। एक बैटरी से और दूसरा जनित्र से। अब आप जो ऑप्शंस जो क्वेश्चन दिया गया उसमें देख लीजिए कौन ऑप्शन दिए गए हैं जिनसे वैद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। क्या मोटर से वैद्युत धारा की उत्पत्ति होती है? नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जनित्र से? कहेंगे यस, जनित्र से इसकी उत्पत्ति हो सकती है। इसका आंसर होगा जनित्र। तीसरा है इसका, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा का मतलब है गौ, और गौरव दिया है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल इसको C से दिखाते हैं और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल V बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूछ रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को ANG से दिखाते हैं और इसी का मान पूछा जाए कि ANG का मान कितना होगा। यानी कि एक प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश में वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच में जो प्रकाश की चाल है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और वायु की सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी कि ANG का मान कितना है। तो बच्चों अपवर्तनांक की परिभाषा के अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम करते क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सूत्र ही आप लगा देंगे, सूत्र है कि ANG = C/V। तो C का मतलब वायु में प्रकाश की चाल ये हो गया 3 × 10⁸ और वायु में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया और 3 में 2 से भाग में तो आएगा 1.5। तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा वो होगा 1.5। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया। यानी कि जो ऑप्शन नंबर है दूसरा, ये दूसरा ऑप्शन है इसका, जो भी सवाल किया है उसका दूसरा ऑप्शन है सही होगा। तीसरे में आ जाइए, पहले का तीसरा। पहले का तीसरा हो गया, पहले का चौथा दिया है कि एम्पियर सेकेंड किसका मान है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, किसका मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो बच्चों एक सूत्र हम पढ़े हैं, सूत्र होता है कि Q = I/T। ठीक है, ये सूत्र कहां से है, ये सूत्र आता है I = Q/T से। आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, ये वही सूत्र मिला है कि I = Q/T। तो जब I = Q/T हुआ है तो ये गुणा करके Q = I/T हो गया। अब अगर हम यहां से मात्रक देखें तो ये है आपका कूलाम, I का मात्रक है एम्पियर और समय का मात्रक होता है
इंटू सेकेंड को ही कूलाम कहा जाता है। कूलाम क्या है? वैद्युत आवेश का मात्रक। इसका मतलब है कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या बनेगा? कूलाम होगा, या इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर और इंटू सेकेंड। तो वैद्युत आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड। ये हम लोग का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 15 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। दूसरे का क्या है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस से इसलिए पॉजिटिव होगा 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु की दूरी को यूं से दिखाते हैं -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है v का मान आपको फाइंड करना है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो बच्चों प्रतिबिंब की जो स्थिति है हम क्या करेंगे? लेंस का सूत्र लगा देंगे कि लेंस के सूत्र से क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u से। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए। 1/f का मतलब हो गया 15, 1/v का मान हमको फाइंड करना है, माइनस और माइनस 30 हो गया। तो 1/15 = 1/v प्लस 1/30। 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/30। एलसीएम कितना आया? 30 आएगा। 1/v = एलसीएम हो गया 30। 15 से भाग देंगे तो आएगा 2, ऐसे भागेंगे 1। 1/v = 1/30, तो v = 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो वस्तु होगी वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्लस दिख रहा है, इसका मतलब है कि वह वास्तविक है, उल्टा है और राइट साइड में बना हुआ है। ठीक है, एक दूसरे का क हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे के ख की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ख। दूसरे के ख में बच्चों देखिए 2 क्वेश्चंस हैं। पहला यह है कि वर्ड विक्षेपण, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं, तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, जिसे प्रिज्म सूत्र भी कहा जाता है। यानी आपको प्रकाश की वर्ड विक्षेपण की परिभाषा और उसके फिगर्स बनाने हैं और साथ में आपको प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र बताना है। ये 2 चीजें आपको इसमें करनी। सबसे पहले हम लोग प्रकाश का वर्ड विक्षेपण जाने कि प्रकाश का वर्ड विक्षेपण
डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के वर्ड विक्षेपण का मतलब है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर तिरछा आपतित होता है, तो जब वो प्रिज्म पर आपतित होता है तिरछा, तो वह अपने अवयवी घटकों में यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का वर्ड विक्षेपण करते हैं। यानी कि प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी घटकों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ड विक्षेपण करते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए प्रिज्म हो गया। इसमें क्या है कि एक श्वेत रंग की प्रकाश किरण पर तिरछा आपतित हो रहा है। श्वेत प्रकाश किरण पर तिरछी आपतित हो गया, ये श्वेत प्रकाश हो गया। श्वेत प्रकाश, ये प्रकाश का ओरिजिनल पथ हो गया, मतलब प्रकाश अगर विचलित न हो किसी रास्ते से जाए। ये प्रकाश यहां से इधर हुआ, फिर यहां से एक किरण चला गया, दूसरी किरण यहां से गई और यहां चली गई, तीसरी किरण यहां से इधर चली गई, चौथी किरण यहां से इधर चली गई, पांचवी किरण यहां से इधर चली गई, छठवीं यहां से इधर चली गई और सातवीं यहां से इधर चली गई। ये 7 किरणें हैं, दो बार पलटा हुआ है, यहां से एक बार किरण, यहां से यहां से। तो इसका नामकरण होगा नीचे से ऊपर की तरफ एक साथ है, तो V I B G Y O और ये R, ये 7 रंग की किरणें हैं। इसमें से R का मतलब हो गया रेड, O का मतलब हो गया ऑरेंज और Y का मतलब हो गया येलो, G का मतलब हो गया ग्रीन, B का मतलब हो गया ब्लू और I का मतलब हो गया इंडिगो और B का मतलब हो गया वायलेट। ये 7 रंग की किरणें हो गई। ठीक है, इसमें से 7 रंग की किरणें निकल गई हैं। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, यानी कि प्रकाश की किरणों का किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अपने अवयवी घटकों में विभक्त होने की जो घटना है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। अब इसके बाद हमें प्रिज्म का सूत्र लिखना है। प्रिज्म का सूत्र, तो प्रिज्म का सूत्र क्या होगा बच्चों? तो प्रिज्म का जो सूत्र होता है अपवर्तनांक का, वह n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 सबके बटे साइन a/2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है कि n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 बटे साइन a। जहां डेल्टा m क्या है? यह न्यूनतम विचलन कोण है। डेल्टा m बराबर न्यूनतम विचलन कोण और a जो है वह शीर्ष कोण है प्रिज्म का, यानी ये a हो गया, ये b हो गया और ये c। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का ख। अब आ जाइए तीसरे के ग पर, दूसरे के ग पर। तो दूसरा हो गया दूसरे का ग। दूसरे के ग में दिया हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों
पर निर्भर करता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, सबसे पहला जो है चालक का प्रतिरोध जो होता है वह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, मतलब चालक की लंबाई जितने ज्यादा होती है उस चालक का प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। दूसरा है कि ये जो चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के भी अनुक्रमानुपाती। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जितना ज्यादा तार की मोटाई अधिक होगी उसका जो प्रतिरोध होगा उतना ही कम होगा। इसीलिए बच्चों जब घरों की वायरिंग वगैरह होती है तो मोटे तार को यूज किए जाते हैं। जो हाई टेंशन के तार यानी ज्यादा उच्च वोल्टता के तार होते हैं उसमें मोटे तार लगाए जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा तार मोटा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। और तीसरा है यह चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति मतलब कि वह किस प्रकार के पदार्थ का बना हुआ है। चांदी जो है वह सबसे अच्छा चालक माना जाता है, यानी कि अच्छा पदार्थ चांदी है जिसकी प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होती है, जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। इसी प्रकार से फिर सोना है, एल्यूमिनियम है, सोना है, फिर कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर लोहे का नंबर आता है। इसलिए कोई लोहे का तार मुक्त नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिरोध उच्च होता है। हीटर वगैरह के तार का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब उसमें धारा जाती है तो वो गर्म होकर के रक्त का बन जाता है। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि यदि जल से भरा 12 मीटर गहरा टैंक, तो टैंक की गहराई कितना होगी? टैंक की गहराई, तो इसे हम लोग वास्तविक गहराई कह सकते हैं, ठीक है। टैंक की गहराई का मतलब ये वास्तविक गहराई, ये वास्तविक गहराई। तो वास्तविक गहराई कितनी है? ये दिया हुआ है आपका 9 मीटर, 12 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर गहरा प्रतीत होता है। आभासी गहराई कितनी है? आभासी गहराई 9 मीटर, 12 मीटर गहरा है, लग रहा है कि 9 मीटर। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है, तो हम लोग ये सूत्र लगाएंगे कि अपवर्तनांक n बराबर c/v, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 × 10⁸ समीकरण तथा n बराबर आभासी गहराई वास्तविक गहराई बटे वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये हो जाएगा n बराबर कितना? 12/9। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा 3 × 10⁸ v बराबर 12/9। 3 से काटेंगे तो 4/3 और ये हो जाएगा 4v बराबर 3 × 9 × 10⁸। तो v बराबर 9 × 10⁸ 4 4 8 4 2 9 8 4 20 अगले 10⁸ मीटर से 2.25 × 10⁸
क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल हो जाएगी। तीसरे का ख बच्चों देखिए अब क्या है क्वेश्चन। तीसरे का ख, तीसरे का ख, तीसरे के ख में दिया है कि समांतर प्रतिरोधों का समांतर क्रम का संयोजन के बारे में बताना। प्रतिरोधों के समांतर क्रम का संयोजन, प्रतिरोधों के समांतर क्रम का संयोजन। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम का संयोजन क्या होगा? अगर सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक जगह और सभी दूसरे सिरे को दूसरे जगह जोड़कर के उसमें एक से लगा दें, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम का संयोजन। V वोल्ट की बैटरी लग गई, R1 R2 R3 ये धारा इसके द्वारा ये आई, लेकिन तीन प्रतिरोध अलग अलग हैं तो तीनों में अलग अलग धारा बनेगी I1 I2 और I3। ठीक है, तो चूंकि सभी दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं इसलिए सबका प्रतिरोध क्या होगा? सेम होगा। सभी दो बिंदुओं के बीच जुड़े इसलिए प्रतिरोध सबका सेम होगा। तो पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा फाइंड करिए, दूसरे में, तीसरे में, और फिर सबको जोड़ करके आएगी बराबर। तो पहले प्रतिरोध में धारा कितनी बहेगी? I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। तो I बराबर कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका मतलब है कि V कॉमन 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, समीकरण 3। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार तो V इक्वल टू क्या होगा? IR I1 V बटे R, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? V बटे R बराबर V ब्रैकेट में 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये कट गया। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यह प्रतिरोधों के समांतर क्रम के संयोजन का क्या है? तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध हो गया। इसके बाद से चौथा क्वेश्चन है, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत मोटर। बच्चों विद्युत मोटर के बारे में आपको कई बार बताया गया, ठीक है। विद्युत मोटर को आपको तैयार कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है आपको।
ये बच्चों मोटर का डायग्राम है, ठीक है। ये आर्मेचर हो गया, ये विभक्त वलय हो गया, ये ब्रुश हो गया, ये बैटरी हो गई, ये क्षेत्र चुंबक हो गया। तो ये कई बार आपको बताया जा चुका है, इसको आपको अपने से तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 मॉडल के 5 मॉडल पेपर आपको बता दिए गए। अब जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है आप उसको मुझे बताइएगा।